विराट स्वरूप कन्या है, उनका स्वरूप शिक्षा में उन्नत है। अब परिचय देने लायक तो मैं नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा, भारत सरकार द्वारा आप पद्मश्री से विभूषित है। नेहरू स्मृति अवार्ड, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, हांगकांग फाउंडेशन अवार्ड, यूएन स्काइप अवार्ड, उज्ज्वला अवार्ड, मानव सेवा अवार्ड, हेलन केलर अवार्ड, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM नेशनल लीडरशिप अवार्ड जैसे अनेकानेक विशिष्ट अवार्डों से आप विभूषित हैं। और आपके द्वारा अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को स्थापित किया जाना और उसका निर्देशन कुशल किया जाना, हमारी विशेष शिक्षा में आपके द्वारा वर्ग निर्धारण निर्देशन किया जाना इस क्षेत्र का उन्नत भविष्य तय कर रहा है, कुशल मार्गदर्शन तय हो रहा है। आज सियासी लखनऊ का गौरव है कि हम आपको सुने हुए निश्चित है आपके समझ। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ संस्थान के सचिव निदेशक को, आप आए और अपने निदेशक उद्बोधन के पश्चात मैम का आदित्य भाव करें। सचिव निदेशक। बहुत धन्यवाद पांडे साहब। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज CRC लखनऊ में, मैं गोरखपुर में था तो मैम का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। बस ये पैंडेमिक की वजह से दुख इसी बात का रहा कि मेरे कार्यकाल में मैम गोरखपुर नहीं आई, जो मैम ने बहुत बार मुझे बोला कि गोरखपुर आएंगी। और मेरी विशेष शिक्षा में हम मुझ जैसे हजारों प्रोफेशनल्स की एक आइकन और मेरी व्यक्तिगत पैटर्न, मार्गदर्शिका और माता तुल्य भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और अन्य ना जाने कितने अवार्ड से नवाजी गई। देश में विशेष शिक्षा और देश में इंक्लूसिव एजुकेशन को एक नई दिशा देने वाली ऐसी मैं डॉक्टर उमातुल्ली मैम का हृदय से प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए मैडम आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं अभी लखनऊ ज्वाइन कर लिया है मैम, और जब ये इंक्लूसिव एजुकेशन में रिसेंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस की बात के टॉपिक पर मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि देश में मैम से अच्छा इस विषय पे बोलने वाला कोई नहीं है। मैम को हम सालों से सुनते आए हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर मैम आ जाएंगी तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ CRC से जुड़े जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं मैम, जो हमारे टीचर ट्रेनीज हैं और दूसरे हमारे ऑफिसर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको लाभ मिलेगा। मैम, मैं आपका अपने मंत्रालय की तरफ से, राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, CRC की तरफ से, अपने सभी ऑफिसर्स और स्टाफ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको सुनना हमेशा नॉलेज गेन करना होता है और मैं हमेशा करता भी हूँ। तो आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे मैम। इसी आशा के साथ सभी पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैम को हम लोग ऐसे फोरम पे सुन पाए। आप लोगों के लिए भी बहुत खुशकिस्मती और गर्व और गौरव की विषय है, इसलिए मैम को अंतिम तक ध्यान से सुने। और मैम, आपका फिर से पुनः स्वागत करते हुए अपने दोनों कोऑर्डिनेटर्स को भी शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर मैम को कि आप आए और अपने आशीर्वचन स्वरूप हम विशेष शिक्षा में लगे छोटे छोटे शिक्षकों का मार्गदर्शन करके एक बेहद विशेष शिक्षा के स्वरूप है तो हमें निर्देशित करें। आदरणीय मैम। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कोविड-19 ने जितना हमें पीछे किया है वो सब इस आने वाले वर्ष में हम लोग भूल जाएंगे और कई नए कदम उठा पाएंगे। रमेश जी ने कहा कि मैं गोरखपुर नहीं आई, ये सच है कि उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया, परंतु उसका कारण मेरी असमर्थता नहीं है। कोविड ने जो पेंडेमिक अपना दिखाया उसके कारण नहीं आ पाए, बहुत से लोग कहीं भी नहीं जा पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आने वाले समय में
जब भी होगा जरूर पूरी कोशिश होगी कि गोरखपुर का एक चक्कर लगाया जाए। मैं सोचूं सबसे पहले यहाँ सब ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद दूं, रमेश जी को विशेष धन्यवाद दूं जो मुझे आज ऐसा मौका दिया है शिक्षकों के बीच बात करने का इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो एक अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का अभिन्न अंग बन चुका है। जब इसका प्रारंभ किया गया तब इसके बारे में सब लोग नेगेटिव विचार रखते थे, सब सोचते थे ये हो ही नहीं सकता, और अब ये कानून भी बन चुका है और हर जगह मैंडेटरी हो चुका है। हमारे जितने लेजिस्लेशंस हैं सब में इंक्लूसिव एजुकेशन एक आवश्यक रूप ले चुका है। सो आइए अब हम देखते हैं कि ये है क्या, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें क्या क्या हमारे सामने परेशानियां आती हैं। मैंने देखा कि सब लोग हिंदी में बात करना पसंद कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में होते हुए भी मैं ज्यादातर हिंदी में आपसे बात करूंगी जिससे कि सब समझ सकें, पर कहीं पर किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज हाथ खड़ा करें और अपना सवाल जरूर पूछ लें। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये नजर आता है कि इंक्लूजन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है जहां हम सब स्कूल्स को एक लर्निंग सेंटर बना सकें। गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप, हम सभी को जैसे कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल का मौका दे सकें। इसमें सवाल उठता है कि क्यों हम करें इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं आपसे पूछना चाहूंगी हम क्यों ना करें? जब सबको समान अधिकार है पढ़ने का, तो हम किस बात से उन व्यक्तियों को अलग करना चाहते हैं जो किसी ना किसी कारण से पूरे रूप से सक्षम नहीं है, पर व्यक्ति तो है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी इज अ पर्सन फर्स्ट, उनको आप कैसे उनके राइट से अलग कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में देखनी है वो ये है कि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज और पूरा पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, और इंक्लूजन में ही मिल सकता है। अगर हम अलग अलग इनको रखते हैं तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी न मिलने से दोनों में से किसी का भी पूरा डेवलपमेंट संभव नहीं होता है। इसमें इक्विटी एश्योर हो जाती है और हमें यह भी समझ में आ जाता है कि जितने हमारे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको पूरी पूरी इंपॉर्टेंस मिल सकती है, और साथ में इस बात के लिए भी जागरूकता पैदा हो जाती है कि इंक्लूजन के बेनिफिट्स कितने हैं। खाली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फायदा नहीं उठाते हैं, इसमें नॉन डिसेबल्ड का भी उतना ही फायदा होता है। और देखा जाए तो एक ऐसी सोसाइटी बनाने का मौका मिलता है जहां असली ह्यूमेन क्वालिटीज आती हैं, जिसे कि हम इंसानियत कहते हैं। जो ह्यूमेन सोसाइटी है वो तभी बन सकती है जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंक्लूसिव एजुकेशन में दे सकें। अगर हम इसका डेटा देखने की कोशिश करें तो आप बताइए 26.8 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी वाले हैं, और 2.1 मिलियन बच्चे ऐसे हैं 6 साल से 13 साल के बीच में जिन्हें हम स्पेसिफिक नीड वाले बच्चे कहते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कहते हैं। 28% ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, और 44% ऐसे हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं। इस तरह के स्टेट डेटा को देखकर लगता है कि आज भी 5.5% जो है वो अगर स्कूल से बाहर है, तो ये नॉन डिसेबल्ड के साथ और इनको कंपेयर करें तो कितनी शर्म की बात है कि ऑलमोस्ट 50% आर नॉट गेटिंग देयर एजुकेशन। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें
तो मौका एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का तो तभी मिलता है जब हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज को देख सकते हैं। नॉन डिसेबल्ड हैं वो तभी देख सकते हैं जब एक साथ पढ़ाया जाए। इसी तरह से जब एक साथ पढ़ाते हैं तो दे एक्सेप्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, हेल्प ईच अदर ऑटोमेटिकली। उनके साथ इंटरैक्शंस जो होते हैं वो बहुत मस्ती के होते हैं। और if you start them early, so they really are so playful। कोई ये नहीं सोचता कि ये बच्चा विद डिसेबिलिटी है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, इसके साथ खाऊंगा नहीं। ये जो इंटरैक्शंस हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं और बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए एक साथ इतने अच्छे से पढ़ते हैं। सिर्फ अगर डिसेबिलिटी अगर है तो हमारे माइंड में है कि ये लोग साथ नहीं पढ़ सकते। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यही मौका होता है जब एबल एंड डिसेबल व्हेन दे स्टडी टुगेदर बहुत दोस्ती भी बना लेते हैं आपस में। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हर तरह का चेंज हम संसार में ला सकते हैं। और गांधी जी ने तो कहा भी है कि जिस समाज में एजुकेशन के बारे में सोचा ही नहीं जाता, एक प्लेटफॉर्म पर रखने की बात भी नहीं होती, वो समाज इट्स डूम्ड टू डाई, मतलब उसमें कोई प्रगति के आसार नजर नहीं आते हैं। तो एजुकेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो किस किस तरह की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर रोज की एजुकेशन को आप देखते हैं जिसको हम रेगुलर एजुकेशन कहते हैं, वो हर स्कूल में है। और अगर स्पेशल की बात कर रहे हैं तो ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं। अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे हैं जहां स्कूल खोला जाता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन साथ में एबल बॉडीड को लेना शुरू कर देते हैं, जिसको हम रिवर्स इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो जो सारे रेगुलर स्कूल्स में हैं उसमें ऐसे इंतजाम कर दिए जाते हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उसी आराम से पढ़ सकें जो कि सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां इंक्लूजन माना जाता है। और देयर इज ओपन स्कूलिंग ऑल्सो। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सुना होगा, NIOS। ये एक बहुत अच्छा फ्लेक्सी एजुकेशन सिस्टम है जहां पर एक बार में पूरे 5 सब्जेक्ट में पास करना बहुत जरूरी है। They give you several options. We call it flexi education because बच्चे की देखते हुए कि क्या क्षमता है उसके हिसाब से उसको एग्जाम दिलाया जाता है और उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बहुत माना हुआ सर्टिफिकेट होता है। अब इसके साथ एक और होम बेस्ड एजुकेशन भी होती है जिसका प्रोविजन है, जहां बहुत सीवियरली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए इंतजाम किया जाता है कि उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस को देखकर स्पेशल एजुकेटर्स उनके घर भिजवा सकते हैं और उनकी पढ़ाई का इंतजाम हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हम देखें तो उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट मेक्स योर एजुकेशन इंक्लूसिव। हमारी एजुकेशन में देखा जाए तो एक किस्म की ये बहुत अच्छी जर्नी है, और ये ऐसी जर्नी है जो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से आगरा है या दिल्ली से लखनऊ है या कोई उसका डेस्टिनेशन है। उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है जिसमें हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। लोग सुनते हैं कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है तो बिलक जाते हैं तो नहीं, फिर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी सिंपल है। आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके देखिए, आधी से ज्यादा समस्या क्लास में एजुकेशन की हल हो जाती हैं अगर हम अभिभावकों को इन्वॉल्व कर लें। इसी तरह से जो सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं वो स्कूल में आप 50 किस्म की चीजों का इंतजाम करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट सर्विसेज की ओर भी ध्यान दे दें, एक रिसोर्स रूम बना लें, थेरेपी का इंतजाम कर लें, किसी तरह के असिस्टिव डिवाइसेस अवेलेबल कर दें, साइकोलॉजिस्ट को बुला लें, काउंसलर को बुला लें, स्पेशल एजुकेटर को बुला लें। अगर आप टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो मेक श्योर
कि जितना नंबर आपका विद डिसेबिलिटी बच्चों का एंड विद व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो उनके हिसाब से स्पेशल एजुकेटर्स को भी अपॉइंट करेंगे। तो जब आप 6 टीचर कर रहे हैं तो 3-3 अगर कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? लोग क्यों कहते हैं कि जी बहुत पैसा लग जाएगा? जब हम अगर स्पेशल एजुकेटर्स को उसी संख्या के हिसाब से अपॉइंट करते हैं तो बच्चे हर चीज में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं, उनको पूरे अवसर दिए जा सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो। लोग कहते हैं अरे जी हमने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप्स बना दिए। वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट खाली रैंप बनाने से नहीं होता है। ये जो वातावरण है बाधा रहित, वो हर तरह का बाधा रहित वातावरण होना चाहिए जो आम जिंदगी में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए चाहिए, टेम्पररी डिसेबल्ड के लिए चाहिए, एक्सीडेंटल केसेस के लिए चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए चाहिए। तो क्या हम गाना गाते हैं कि जी हमने दिव्यांगों के लिए किया? ये रैंप्स वगैरह सहूलियत सभी के लिए। तो हर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम ये रूल पास होना चाहिए, जो अपना चीफ कमिश्नर के टाइम में मैंने कोशिश की थी और कुछ हद तक सफल भी हुए थे कि जो नई बिल्डिंग बनेगी वो अगर बैरियर फ्री नहीं होगी तो उसको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसी तरह से पुरानी बिल्डिंग्स को भी बैरियर फ्री बनाना होगा। और इस बैरियर फ्री एनवायरनमेंट से किसी भी तरह की विकलांगता के साथ कोई बच्चा अगर आपके स्कूल में एडमिशन लेता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है पढ़ाने में। आप क्लासरूम को भी बैरियर फ्री करिए। आप हर डिसेबिलिटी के हिसाब से टेक्टाइल पाथ और बाकी जो जो चीजें हर डिसेबिलिटी के लिए चाहिए वो एज पर नीड लाइए। और फिर टीचिंग मटेरियल को भी एक्सेसिबल बनाइए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, और डिसेबिलिटी जो है वो इनएबिलिटी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी नीड योर विल टू डू इट। सो अब सवाल आता है कि जी सब लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन करो, चैलेंजेस हैं क्या? चैलेंजेस इतने नहीं जितने यहां नंबर से लगा दिए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अदरवाइज भी एक स्कूल चलाने में या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने में आती हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो। एक तो हमें सपोर्ट सर्विसेज की सबसे पहले आवश्यकता होती है और अपनी सिस्टम में ये देखना होता है कि हम इस तरह की काउंसलिंग करें पेरेंट्स की कि एटीट्यूडनल बैरियर्स को दूर किया जा सके। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों की तरफ इतना मुश्किल वाला है, इतना उनको अक्षम समझने वाला है कि वो सोचते हैं नहीं जी इनका सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो ये एटीट्यूडनल बैरियर्स को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए, जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, उससे देखा कि धीरे धीरे लोग समझने लगे, उनकी एबिलिटीज को हाईलाइट किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लोगों को समझाया, तो धीरे धीरे लोगों में ये आ गया कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और उन्हें पूरा अवसर देना चाहिए। तो इसका रिजल्ट अब ये है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों का एटीट्यूड बहुत बदला है और इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, नॉट ओनली एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बट एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। आपको जानकर खुशी होगी कि अपनी ही मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया है जिसमें उन्होंने इस इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पूरे प्रयास शुरू कर दिए हैं। किस्मत से मुझे उसको चेयर करने का मौका मिला है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो स्पेशल एजुकेटर्स की कमी का है। तो अब पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं, तो इस चैलेंज को भी हम कह सकते हैं कि वो चैलेंज कम हो रहा है। आप पूछ लीजिए उनको सुनाई दे रहा है, बिकॉज़ उनको फोन आया कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर सुनाई नहीं दे रहा तो मैं जोर से बोलूं या नहीं? आवाज स्पष्ट है मैम?
आवाज स्पष्ट है? प्रेजेंटेशन एक बार पुनः कर दीजिए, प्रेजेंटेशन। चैलेंजेस की बात दोबारा करूं? चैलेंजेस की बात। आवाज स्पष्ट है मैम, आदरणीय मैम आपकी आवाज स्पष्ट है, प्रेजेंटेशन एक बार रिज्यूम कर दीजिए। अच्छा, मतलब फिर से शेयर करना शुरू करें सर? दिखाई नहीं दे रही है प्रेजेंटेशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है सर। तो हम शुरू से करें? नहीं, शुरू से नहीं करेंगे। नहीं, आप कंटिन्यू करें मैम, आप बिल्कुल आवाज स्पष्ट है। ठीक है, आप अच्छा ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की, नेक्स्ट पे चलिए। ये इन चैलेंजेस की जब बात कर रहे थे, अगर आप लोगों ने ठीक से सुना होगा तो एटीट्यूडनल बैरियर्स की बात हुई, सपोर्ट सर्विसेज की बात हुई और स्पेशल एजुकेटर्स की कमी की बात हुई, जिसका मैंने कहा कि ये चैलेंज भी अब अच्छे से फेस किया जा रहा है। बहुत जगह स्पेशल एजुकेटर्स तैयार हो रहे हैं और डे बाय डे हर जगह इसकी कमी पूरी करने की कोशिश हो रही है। जहां तक गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स का सवाल है, उनको भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ओरिएंटेशन करवाई जा रही है, जिससे कि being a teacher they already know how to attend to the school students, but after knowing about special education they become sensitive, they understand, they accept, and they are very good with children with disability. जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, बहुत सारे स्कूलों में ये बात अभी तक लोगों को समझ नहीं आई है कि इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब बाधा रहित वातावरण पैदा करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि हम हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, वो अपने क्लासरूम जा सके, अपने असेंबली एरिया में जा सके, कैंटीन में जा सके, अपने खेलने के मैदान में जा सके, क्लासरूम्स में जा सके, हर एक्टिविटी में जाने के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी होना बहुत अनिवार्य है। जैसे अगर हम टेक्टाइल पाथ लगा दें तो जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं वो आराम से एक अपनी उनके मोबिलिटी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसी तरह से हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग इश्यूज होते हैं एक्सेसिबिलिटी के, जो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि फाइनेंस हमें पूरा नहीं मिलता है। जो ग्रांट मिलती है उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन को देखते हुए एक्स्ट्रा पैसा अभी तक देना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में उम्मीद है कि इसको भी कंसिडर किया जाएगा। और जहां तक हम बात कर रहे हैं अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन को संभव कैसे बनाएं, उसका एक ही जवाब है, वो है टू अडॉप्ट होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मैम आपका माइक म्यूट हो चुका है, आदरणीय मैम माइक म्यूट हो चुका है। मैम अनम्यूट करें अपने माइक। जी मैम। अब आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ गई आवाज? जी जी स्पष्ट आवाज आ रही है। So, बात कर रहे थे होलिस्टिक अप्रोच। एक मिनट हम लोग वापस जाएंगे उस पेज पर जहां होलिस्टिक अप्रोच आपको समझाना चाह रहे हैं। ये है, इस होलिस्टिक अप्रोच से होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यह है कि हम एक ही प्रेमिसेस में इतनी सुविधाएं दे सकें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे अगर हम एबल और डिसेबल दोनों बच्चे ले रहे हैं
तो कुछ बच्चों को थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, कुछ बच्चों को डिवाइसेस की आवश्यकता हो सकती है, किसी को व्हीलचेयर चाहिए होगी, किसी को कुछ वॉकर चाहिए होगा, किसी को क्रचेस चाहिए होंगे, किसी को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। रेगुलर चेकअप तो सभी का होना चाहिए बचपन से ही, लेकिन अगर मेडिकल यूनिट्स आपके हो सके, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एक मेडिकल यूनिट रखते हैं छोटा सा, जहां एक डॉक्टर थोड़ी देर के लिए आता है। हम ये सोचते हैं कि इस खाली ये सब करने के बजाय सभी स्कूल्स के पास जगह की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती। अगर ऐसा कुछ सोच लें कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के छोटे छोटे यूनिट्स हों, जहां जो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको, जो फिजिकली चैलेंज है उसको फिजियोथेरेपी दी जा सके, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकें। इसी तरह से बहुत सी बार हमने देखा है इवन जो नॉन डिसेबल हैं उन्हें भी बहुत सारी मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सो जब एक स्कूल अगर हम बनाने का सोचते हैं, या जो बने भी हुए हैं, उनमें भी एक विंग जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हों। इसके अलावा जब हम एडमिशन करते हैं तो वो 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। उसमें पहले हमें लेना चाहिए प्रिपरेटरी क्लास, जिसमें कि जो बच्चे विद डिसेबिलिटी हैं उनको प्रायर ट्रेनिंग देके इंक्लूसिव क्लास में डाला जा सकता है। दूसरा चाहिए इंक्लूसिव क्लास, और उस क्लास में हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे उनके साथ मैच कर सक रहे हैं, उनको साथ में स्पेशल एजुकेशन के साथ बराबर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और तीसरा होना चाहिए स्पेशल क्लास, जो बच्चे एकदम नहीं पिकअप कर सकते उनके लिए ना प्रिपरेटरी क्लास ना इंक्लूसिव क्लास, बट एक पाकिस्तान की बाधित स्पेशल क्लासेस में स्पेशल एजुकेटर्स अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए। और हमने ये देखा है कि इस किस्म के सिस्टम से 5 महीने में, 6 महीने में जो हम IEP बनाते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, उसके हिसाब से कई बच्चे प्रमोट होने लगते हैं फ्रॉम स्पेशल क्लास टू इंक्लूसिव क्लास। और ये भी देखा है कि कई बच्चे कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते रेगुलर टीचिंग में, तो उनके लिए या सभी के लिए देखा जाए तो स्किल ट्रेनिंग भी हम लोग इंतजाम करते हैं, जो कंपल्सरी होती है। हफ्ते में 1-2 दिन जरूर कोई ना कोई प्री वोकेशनल स्किल में उनको भेजा जाता है, जिससे कि बाद में अगर वो एकेडमिकली साउंड ना हो सके पर किसी प्रोफेशन में डेवलप हो जाए तो फिर वो अपनी जीविका कमा सकते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग भी एक पार्ट ऑफ द होल टीचिंग सिस्टम है हमारे यहाँ अमर ज्योति में। उससे क्या होता है कि जब हम लोग कैंप्स लगा के आइडेंटिफाई करते हैं या सर्वे में आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमारा काउंसलर उनको इनिशियल स्टेज पर ये देखता है कि किस किस चीज में किसको कहाँ भेजा जा सकता है, और उसके साथ साथ पूरी बाकी की स्किल्स भी डेवलप कराई जा सकती हैं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच में स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड हैं। कई बार ये लोग इतना अच्छा स्पोर्ट्स में आउटशाइन कर जाते हैं कि वो उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होने लगता है। अमर ज्योति में बहुत से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर सॉकर में जा चुके हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चे इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हो आए हैं, और वो जो कैलिफोर्निया जो बच्ची गई वो 4 गोल्ड मेडल लेकर आई, और यहाँ आने के बाद उसको 17-18 लाख रुपए मिल गए। एक गोल्ड मेडल के 4-4, 5-5 लाख मिल गए। तो वो रुपए मिलते ही उसकी तो डिमांड इतनी बढ़ गई, लोग सोचने लगे कि ये अगर इसके साथ हमारी शादी हो जाए तो ये लाखों रुपए तो हमें मिल ही जाएंगे। तो ये मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि थिएटर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंसान का करियर बना देती हैं। एक लड़का है जिसने व्हीलचेयर स्पिनिंग में इंटरनेशनल रिकॉर्ड किया और अपनी एक छोटी सी थिएटर कंपनी बना ली, और अपने साथ 10 बच्चों को लेकर
अब वो कमाता ही सिर्फ परफॉर्मेंसेस से है। सो ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख कर IAS करके ही आप कमाएंगे। सबको सब रास्ते दिखाने चाहिए कि कहां पर कौन किस तरह से एक्सेल करेगा और अपना जीवन सार्थक बना सकेगा। तो ये 3 जो क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर क्लास में हर व्यक्ति हर चीज कर रहा है। डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी। ये बच्ची जिसका दोनों हाथ नहीं है, पैर से लिखती है और उसकी राइटिंग अच्छे खासे दोनों हाथ से लिखने वालों से भी बेटर है। ये बच्ची कंप्यूटर पैर से चलाती है और इंटरनेशनल IT कंपटीशन में सुपर चैलेंजर्स अवार्ड लेकर आई। इसके अलावा एक बच्चा है जिसका सिर्फ एक पाँव है, वो भी IT कंपटीशन में इंडोनेशिया से सुपर चैलेंजर अवार्ड लेकर आया, कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो। अब DAV कॉलेज में ये दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और सब लोग हैरान हैं कि ये सब इतने काबिल कैसे हैं। इसी तरह से बाकी चीजों में आप देख रहे हैं, साइंस लैब है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, या इवन स्पेशल क्लास फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड है। हर एक के लिए जिस तरह की जो आवश्यकता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर आप मेथोडोलॉजी की बात समझना चाहते हो तो मैं संक्षेप में हर डिसेबिलिटी का छोटा छोटा सा आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिलेड हैं उनके लिए संभालने की कोई दिक्कत नहीं है। एक if you appoint a psychologist, a counselor, you can have regular assessment and interventions with that person, and the child will certainly improve. उसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंतजाम NIOS के हमारा सेंटर है, NIOS का हमारे सेंटर में, तो उससे वो एग्जाम देते हैं 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th, इस सब का सर्टिफिकेट उनको मिलता है और वो अपनी सहूलियत से एग्जाम देते हैं। इसके अलावा एडेप्टेड करिकुलम होता है और एरर एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू और मॉडलिंग टेक्निक्स के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी चीज जो हमने देखी कि पीयर ट्यूटरिंग, अपने ही क्लास का एक बच्चा दूसरे को पढ़ाता है तो इतना मजा आता है उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते देखकर कि जो चीज हमें सिखाने में जितनी देर लगती है उससे आधे टाइम में पीयर ट्यूटरिंग हो जाती है। पिक्चर डिक्शनरी बहुत काम आती है और जो TLM बनाते हैं टीचर्स, उसके द्वारा भी इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, उनके लिए अगेन 2-3 तरीके हैं। कुछ जिनका डेसिबल लॉस कम है उनको हियरिंग एड देकर रेगुलर क्लास में भेजा जा सकता है। कुछ बच्चे जिनका टोटली डेसिबल लॉस है, बहुत डेफ है, बिल्कुल डेफ है, उनके लिए टोटल कम्युनिकेशन का इंतजाम किया जाता है, विच मीन्स साइन लैंग्वेज भी, जेस्चर्स भी, ऑडियो विजुअल्स भी। और इसमें अगर आपके स्कूल में थेरेपी की, स्पीच थेरेपी की भी इंतजाम किया जा सके तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बताते हैं कि आप भी साइन लैंग्वेज में बच्चे से बात करिए घर में, सो दैट द चाइल्ड कैन इम्प्रूव। यहाँ आप देख रहे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए इस तरह का टेक्टाइल पाथ होता है। ये पूरे स्कूल में इस तरह का टेक्टाइल पाथ बनाते हैं जिससे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक जा सकें। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कोई दिक्कत आती हो एक क्लासरूम से किसी और एरिया में जाने में। कुछ इनके लिए हाईलाइटेड स्टेयरकेस का भी इंतजाम होता है जो लो विजन को बहुत काम आता है। असिस्टिव डिवाइसेस भी यूज करते हैं जैसे ब्रेल, फ्रेम, स्टाइलस, टेलर फ्रेम एक्सेट्रा। इंटीग्रेशन जो है वो हम प्रेपरेटरी क्लास से इस एकेडमिक इवैल्यूएशन के लिए भी शुरू कर देते हैं। जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है उनको तो हम विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे मानते ही नहीं। जिसको जो असिस्टिव डिवाइस चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, क्रचेस चाहिए, वॉकर चाहिए, वो दे दीजिए, वो रेगुलर क्लास में बैठेंगे, सारा को वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं,
लिखने में जो दिक्कत है उसका इंतजाम थोड़ा हेल्प कर दीजिए तो वो भी हो सकता है। और बुक होल्डर्स आजकल बहुत अच्छे मिलते हैं, TLM इसके भी बहुत अच्छे मिलते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स। थेरेपिस्ट जो है वो उनको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं so that they can sit in regular class. For multiply challenged children, we have special devices like these chairs you can see here. We also have adaptations in special chairs, and we have involvement of parents all the more for such children because they need to be educated first. और IEP इनकी ज्यादा बनाई जाती हैं जिससे कि प्रोग्रेस देखी जा सके टाइम टू टाइम। और इसमें हम क्या करते हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन पहले करते हैं एज पर एबिलिटीज। कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट पिकअप कर लें तो उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रेगुलर क्लास में भेजना शुरू करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस इनकलकेट हो जाता है, तो फिर धीरे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करने लगते हैं। अमरज्योति ने डेफ ब्लाइंड बच्चों को भी अपने यहाँ एडमिशन दी हुई है, उनके लिए भी पूरा इंतजाम है। कुछ पहले इनिशियली तो उनके घर जाके उनको अटेंड किया जाता था, अब उनको स्कूल में लाया जाता है। आपको हैरानी होगी, जो बच्चे बिस्तर से उठ के टॉयलेट तक नहीं जा सकते थे वो आज स्कूल आते हैं, अपने क्लासरूम से स्कूल के हर कोने में आप जा सकते हैं और इसमें भी पेरेंट्स को उतना ही इन्वॉल्व किया जाता है जितना बाकी बच्चों के साथ पेरेंट्स को किया जाता है। और ये टेक्टाइल लैंग्वेज है, ये जैसे हम साइन लैंग्वेज करते हैं ना, वैसे डेफ ब्लाइंड के लिए पाम के ऊपर इसको हम बोलते हैं टेक्टाइल लैंग्वेज, जिससे कि उनके साथ जब कम्युनिकेट करना होता है तो आप ये देख रहे हैं साइंस बने हुए हैं, इस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है IEP का, इंडिविजुअल प्लानिंग जो होती है उसमें सब लगते हैं, थेरेपिस्ट भी, टीचर्स भी, स्पेशल एजुकेटर्स भी, डॉक्टर्स भी पूरी हेल्प करते हैं। शुरू से उनका नोट किया जाता है, दीज आर द पीपल हु मेक द IEP। ये टीम है पूरी IEP बनाने वालों की, उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस होती है, स्पेशल एजुकेटर आते हैं, काउंसलर्स आते हैं, केयर गिवर्स आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो IEP में फिर असेसमेंट होता है, गोल सेटिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, रीअसेसमेंट होता है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से टीम प्लान करती है। और फिर जो इवैल्यूएशन और फीडबैक होता है, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर बच्चे की ग्रोथ देखते हुए प्रोग्राम को चेंज किया जाता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज को देखा जाता है कि स्टेबिलिटी, रीइंफोर्सिंग, स्मॉल टास्क, पेस ऑफ लर्निंग, रेपिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ टास्क, ये हम लोग इस तरह के एक्सरसाइजेस देते रहते हैं जिससे बच्चों को एक तो असेस करने में फायदा हो जाता है कि कौन किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरा जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें उसको डाला जाए तो वो एक्सेल करता है, तो आगे उसके लिए फ्यूचर अच्छा हो जाता है। तो ये सारे इंटरवेंशन के एरियाज हैं जो आप देख रहे हैं, पर्सनल केयर, मोटर स्किल्स, ओरिएंटेशन। आप सोचते होंगे इतनी सारी चीजें कैसे देखते हैं। जब एक टीचर क्लास में अटेंड करता है बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों को अगर माइंड में रखा जाए कि ये करानी है तो कराना कोई मुश्किल नहीं है। एज आई कीप सेइंग, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और स्किल डेवलपमेंट, एज आई सेड, ये एक हमारी टीचिंग सिस्टम का एक भाग है, मैंडेटरी भाग है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि इस किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें जो आसानी से किए जा सके और जिसमें आगे कुछ स्कोप हो। कहने को कटिंग एंड टेलरिंग बड़ा पुराना है, पर ये आज भी सबसे ज्यादा यूजफुल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग में हमने देखा है बहुत बच्चे अच्छा एक्सेल करने लगे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में, पॉटरी मेकिंग में, ब्यूटी कल्चर में, बेकरी में, इसमें भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं
और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से उनको उस स्किल में डाल दिया जाता है। ये सारी मेडिकल केयर अमर ज्योति में अवेलेबल है। आप देख रहे हैं एक ऑर्थोटिक वर्कशॉप है हमारे यहाँ, सारे थेरेपी यूनिट्स हैं और कैंप्स के जरिए हम लोगों को लाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लाइफ लाइन एक्सप्रेस कैंप 2 बार लगा चुके हैं, नेशनल लेवल का, एमपी के 2 शहरों में, डबरा में और रुठियाई में। और इन कैंप्स में 7-7 हजार लोगों को अटेंड किया। 4-4 डिसेबिलिटीज का एक हफ्ते का कैंप होता था। और ये कैंप होता मुश्किल है, पर अमर ज्योति का एक कहावत है, मुश्किल है पर मुमकिन है। नथिंग इज डिफिकल्ट, वी मेक इट पॉसिबल। और इसका जो बिल्कुल जैसे कहते हैं सार है, मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ वन मंत्रा, और वो मंत्रा है कन्वर्जेंस का। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर टीम गेम खेला जाए तो आप कभी हार ही नहीं सकते। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ा जाता है, कम्युनिटी को जोड़ा जाता है, फैमिली को जोड़ा जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा जाता है, सोशल एजेंसीज को जोड़ा जाता है, मीडिया को भी इन्वॉल्व करते हैं। और गवर्नमेंट के तो हमेशा हम बैठे रहते हैं कि हमें सपोर्ट पूरा दीजिए जिससे कि इस प्रोग्राम को चला सके। तो इस मंत्र को लेकर चलने से पिछले 40 साल में दिल्ली और ग्वालियर में अमर ज्योति ने हजारों की मदद की है। और आज हमारे बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जो IAS पास होके नौकरी करने लगी हैं। एक चैलेंज लड़की कोई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, शुरू कर दिया है, कोई एक वो क्या बोलते हैं उसको, जोगेंद्र ने जो खोला है जिम, अपना जिम खोल के बैठे हैं, कोई अपनी थिएटर कंपनी खोल के बैठे हैं, कोई कंप्यूटर यूनिट खोल के बैठे हैं। और हमने इस सब के लिए जो बहुत बड़ी चीज की कंट्री के लिए वो था एबिलम्पिक्स। एबिलम्पिक्स हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स। हम लोगों ने एबिलम्पिक्स मतलब एबिलम्पिक्स मीन्स ओलंपिक्स ऑफ स्किल्स। तो वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन्स को 40 साल से हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज किया, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। उसके द्वारा भी जब हमें स्किल्स का एग्जीबिशन हुआ तो हजारों लोगों को नौकरियां मिल सकी थ्रू दिस एबिलम्पिक्स। और अगर हम आगे जाने की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉलिसी की बात है वो ये है कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल स्कूल्स कंपल्सरी हो और एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मैंडेटरी हो जाए और जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी इंक्लूसिव हों। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करें। जो मेरे पास है वो आप यूज करिए, जो आपके पास है मैं यूज करूं। काम बच्चों के भले के लिए है। अवेलेबिलिटी जो है वो लर्निंग मटेरियल की और स्पेशल एजुकेटर्स की पॉसिबल होनी चाहिए और हो भी रही है। और इसके साथ ICT के जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आजकल शुरू हुई हैं वो बहुत ही यूजफुल है। इसका फायदा चैलेंज भी है और फायदा भी है। वो ये है कि हम लोग कोविड-19 में बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते आए हैं कि पढ़ाएं कैसे। सब बच्चे घर में बैठे हैं तो ऑनलाइन टीचिंग, पहले टीचर्स को NIIT ने ट्रेन किया और उन टीचर्स ने अपने अपने क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। विद द रिजल्ट कोविड का 1 साल कहीं पर भी किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। हर टीचर ने ऑनलाइन अपने बच्चों को योगा भी कराया, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कराया, कुछ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस भी कराई और रेगुलर टीचिंग तो होती ही रही। ये सब चैलेंजेस को भी हम ये नहीं कह सकते कि फुल्ली विन ओवर कर सके, नो।
इसके डिसएडवांटेज भी रहे, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव टीचिंग फॉर अ टाइम बीइंग मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस रहा। हियर आर द ग्लिम्पसेस ऑफ करेज। थोड़े से इसके बेटे के बारे में तो मैंने बताया। शुभम जो है ये आईटी कंपटीशन में सुपर चैलेंजर अवार्ड लाया। ये बिटिया जो है सेकेंड आई, हियरिंग इम्पेयर्ड। ये मुकेश चंद फिजिकली चैलेंज फर्स्ट आया, और श्री राम कॉलेज में इसको एडमिशन मिली क्योंकि इसके मार्क्स 93% आए। इसके अलावा ये पूजा, ये लड़की है जिसको 4 गोल्ड मेडल मिले, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको ऑनर किया विद 16 lakhs, 4 lakhs ईच फॉर ईच मेडल। ये लड़की है निष्ठा, जिसके दोनों हाथ में है। ये भी सुपर चैलेंजर्स अवार्ड लाई, प्रेसिडेंट मेडल इसको अलग मिला फॉर बीइंग एन आउटस्टैंडिंग अचीवर। और ये सब गोल्ड एंड सिल्वर मेडल विनर्स हैं, व्हील चेयर बास्केटबॉल वाले, और ओलंपिक्स में खेल के आए हैं। ये लड़की है जो फिजिकली चैलेंज होते हुए आईएएस का एग्जाम पास करके आजकल असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई है। और ये बच्चे व्हील चेयर बास्केटबॉल इंटरनेशनल में होकर आए हैं। और इसके अलावा आर्चरी और ऐसी चीजें भी हम लोगों ने अपने यहाँ इंट्रोड्यूस की हुई हैं, जो फिर से मैं ये कहूंगी कि डिफिकल्ट तो है पर अचीवेबल भी है। नेक्स्ट प्लीज। सो आप देखिए, अगर इस सब के बाद एक छोटी सी समरी बनाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं इंक्लूजन एक ऐसी सीढ़ी है जो अवसर आपको देती है, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपका जीवन का भविष्य बहुत अच्छा बना सकता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज द अल्टीमेट विनर, which I think you will all enjoy looking it as a truth of life. And I think with this statement, I would like to thank you all and invite questions, because there would be many questions about making inclusion a reality. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके द्वारा ज्ञानवर्धन एवं शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों में लगे हुए प्रशिक्षकों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का समुचित प्रयोग करते हुए एक कुशल समावेशी शैक्षणिक समावेशी समाज के निर्माण हेतु कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सीआरसी लखनऊ बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता है, आपको प्रणाम करता है। और मैं धन्यवाद की कड़ी में पढ़ने से पूर्व अपने सभी प्रतिभागियों से यह कहना चाहूंगा कि अगर मैम के आज के इस उन्नत उद्बोधन पर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके अपना प्रश्न पूछने हेतु या चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखें, हम वह प्रश्न मैम तक पहुंचाएंगे। हमारे बहुत से प्रतिभागियों द्वारा कमेंट आ रहे हैं मैम कि ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त हुई हैं आपसे। मैं सभी प्रतिभागियों को भी बता दूं कि मैम के द्वारा उच्चारित एक एक शब्द दिव्य मंत्र होता है, सिर्फ जानकारी नहीं, वह ज्ञानवर्धन और मानसिक उन्नति का एक एक दिव्य मंत्र उनके द्वारा उच्चरित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीआरसी लखनऊ के अनुस्थिति एवं चलिशूरता प्रशिक्षक श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आदरणीय मैम का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय मैडम को मेरा सादर प्रणाम, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम
इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर उमा तुली मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने संपूर्ण सीआरसी की टीम की ओर से। और मैंने मैडम को फोन पर मैडम से संपर्क किया और मैडम ने तुरंत ही कुछ समय नहीं लगाया और मुझे एक्सेप्टेंस दी कि मैं इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैडम का डेडिकेशन देखने लायक है और आज के समय के जितने हम लोग युवा विशेष शिक्षक हैं उन सभी की प्रेरणा है मैडम। और आपके द्वारा आज का जो उद्बोधन और जो वक्तव्य दिया गया वो शायद हम लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। हम लोग आज के इस उद्बोधन से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में काफी कुछ सीख पाए होंगे और वर्तमान में जो सीखा है उसे भविष्य में जरूर प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा में हम भरपूर योगदान दे सकें और उनको शिक्षित कर जो समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ सकें। तो आदरणीय मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। आपसे साक्षात आपके दर्शन नहीं कर पाया लेकिन आपको सामने देख रहा हूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथ ही मैं धन्यवाद के क्रम में हमारी निदेशक महोदया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा से हम इस तरीके के वेबिनार आयोजित कर पाते हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर का, जो कि बहुत ही ऊर्जावान है और हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और लगातार खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं। सर बहुत व्यस्त थे लेकिन मैडम का स्वागत करने के लिए वो तुरंत प्रेजेंट हुए और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर एक कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी प्रतिभागियों का जो कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और इस कार्यक्रम से ज्ञान अर्जन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सभी उन प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सीआरसी की आईटी टीम को, जिसके संचालन में हमारे आईटी टेक्नीशियन श्री सुमित गिरी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीआरसी की संपूर्ण टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैडम, फिर से एक बार आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि भविष्य में भी हमें आपका मार्गदर्शन और आपका सानिध्य इसी तरीके से मिलता रहेगा और हम इसी तरीके के कार्यक्रम आप जैसे महान लोगों के साथ में हम लोग इस तरीके के वेबिनार आयोजित करते रहेंगे। मैडम, आपको साक्षात प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद फिर से एक बार देता हूं आपको। आप सभी लोग एग्जिट कर सकते हैं। एक फीडबैक लिंक इसमें दिया गया है, उस फीडबैक लिंक को भरने के पश्चात आप लोग अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1800599019। यह हेल्पलाइन शुरू करी गई है और इस हेल्पलाइन के जरिए पूरे देश में जो ऐसे लोग हैं जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वह इस हेल्पलाइन के जरिए काउंसलिंग ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और पश्चिमी यूपी में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन को समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र लखनऊ देख रहा है। पश्चिमी यूपी में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से अगर किसी को भी कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लेना है तो वो हमें इस हेल्पलाइन नंबर को डायल करने के पश्चात
एक नंबर डायल करेंगे जो कि भाषा को चयन करेगा। उसके बाद में प्रदेश का चयन करने के लिए, राज्य का चयन करने के लिए एक नंबर को आपको दबाना है। और उसके पश्चात में वेस्टर्न यूपी में रहने वाले लोग 7 नंबर दबाने के पश्चात हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग हर संभव सहायता देने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको हर संभव सहायता दे पाए। और अगर हमारे द्वारा सहायता नहीं हम लोग दे पा रहे हैं या किसी कारणवश हमारे पास वो सहायता नहीं है तो किसी न किसी माध्यम से हम उन व्यक्तियों को वो सहायता दिलवाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सभी को समेकित क्षेत्रीय केंद्र CRC लखनऊ की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। तो जैसा आप सभी को सूचना प्राप्त हो चुकी है, इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप पर पूर्ण कर लिया गया है। तो आप सभी जुड़े हुए विषय शिक्षकों से निवेदन है कि आप सभी विधिवत फीडबैक फॉर्म फिल करके आप इस कार्यक्रम से लेफ्ट कर सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण किया जाता है। सभी को सादर धन्यवाद।